हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लेसन 3 वैद्युत धारा नाम के चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थ्योरिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे इसी क्लास में। और इसका पार्ट 2 डेरिवेशंस के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर नए हो तो स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदियों को, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम करते हैं क्लास को स्टार्ट जी। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस कराएंगे इसी क्लास में आगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे। किसी चालक में, ये क्या है, आई 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, एन बराबर, फार्मूला होता है, एक मिनट सॉरी, फार्मूला होता है Q इजिकल्स टू एन इंटू ई। तो हमें लिखना है एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे ई। अब इस फार्मूले से जब आप इसको हल करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला जब भी न्यूमेरिकल दे दिया है, बट ये किस में है, ऑब्जेक्टिव में है। सो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, देख सकते हो क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। वैद्युत धारा और अपवाह वेग वीडी में संबंध क्या होगा। देखिए बच्चों, अपवाह वेग बोलें चाहे अनुगमन वेग बोलें, बात एक ही है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये वाला फार्मूला मैं प्रूव कराऊंगा इसी क्लास में, तो बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर कीजिए, और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो जी अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधक और विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। कैसे, क्योंकि जब भी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए वटे के एल, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले से आप समझ सकते हो कि वह तापक्रम पर निर्भर करता है। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन आया गया है, देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का कौन सा पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, देखिए ओम का नियम क्या होता है, Vd इज इक्वल टू माइनस का E और कैपिटल E बटे एम इंटू में टा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। ये क्वेश्चन सॉरी ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हम कह सकते हैं Vd प्रपोजलर E। वैसे भी हमने पढ़ा है कि किसी भी V इक्वल टू क्या होता है, IR, ऐसे भी ओम का नियम होता है, ये भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ V वाला राइट हो जाएगा। अगला हमारा दे रखा है, प्रतिरोध की विमा ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध की विमा, देखिए विमा मैं बताऊँ आपको रटना नहीं है, विमा आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि आप विमा को कैसे निकालोगे, है ना। इतने सारे प्रतिमात्रक हैं हमारी फिजिक्स में, तो उसको आप इतनी सारी विमाओं को कैसे याद कर सकते हो, इम्पॉसिबल। बट अगर आपको टेक्निक आती है कि विमाओं को कैसे निकाला जाता है तो आप विद इन सेकेंड में उसको निकाल लोगे। जैसे हम भी बात की गई यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो हमने क्या किया, रो क्या होता है एम एल क्यू और टी माइनस 3, ए का क्या होता है ए स्क्वायर,
है ना, यहाँ पर a माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो l यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से एक l कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। पर पुनः बता रहा हूँ, एम एल स्क्वायर माइनस टी 3 और माइनस a की पावर -2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर आते हैं आपके वाइवा लेने के लिए, तो वो पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध की विमा बताइए, तो उस कंडीशन में आपको इसे याद करना पड़ेगा, है ना। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a -2 ऐसे आप बता सकते हो एग्जामिनर के लिए, सिंपल वे में है ना। अगला, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, फिर भी क्लास में जुड़े रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, ये रहा इसका फार्मूला, रो बराबर RA/L। तो इस प्रकार से फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है ना जी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सॉल्व विद इन सेकेंड्स में कराऊंगा। बच्चे इसमें अटक जाते हैं, अटकते क्या है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, नया प्रतिरोध, जब भी आपको क्वेश्चन से पूछे कि उसको खींचकर दुगनी कर दी जाए, है ना, कि 4 गुनी कर दी जाए कि 5 गुनी कर दी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या याद करना है, जितनी गुनी करते हैं। तो यहाँ पर जो गुनी होता है ना, वो n बराबर होता है। वो कह रहे हैं दुगनी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर वो कहता है 3 गुनी, तो बेटा वहाँ पर n बराबर कितना हो जाता है 3। ये चीज़ आप समझ लेना, जो मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर काम देगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे, दुगनी कह रहा है तो यहाँ पर n बराबर यहाँ पर 2 लिख दोगे, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध यहाँ पर मान लो R डैश मानोगे यहाँ पर, तो R डैश बराबर आपको एक फार्मूला याद करना है, जितनी गुनी मतलब n का स्क्वायर और जितना टोटल प्रतिरोध हमारे पास दे रखा है R, इस बेस पर न्यूमेरिकल बनते हैं हर साल। तो इस वाले फार्मूले को आपको याद करना है, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अंडरलाइन किया हूँ। अब आपको क्या करने आए, यहाँ पर n कितना है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, बिल्कुल ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 50, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ आंसर निकल के क्या आ जाएगा 200 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कितने सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चंस को कराया, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध, मतलब हमारे पास R की वैल्यू दे रखी है 500 ओम, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। चालकता बोले तो C=1/R होता है, बट आपको C की जगह कहीं कहीं G भी मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। C=1/R होता है, तो 1/R को जब आप सॉल्व करोगे तो इससे काट देना 0.002। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वे में न्यूमेरिकल्स को आप हल कर सकते हो, कोई टफ नहीं होते न्यूमेरिकल, बट आप लोग उसे टफ बना देते हो कि सर ये टफ है, कि ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट जी। अगला, 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक जलाया जाता है, तो विद्युत की कितनी इकाई खर्च होगी। देखिए, सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था आपको, P बराबर W/T, तो W बराबर क्या हो जाएगा P/T। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, हमारे पास P दे रखा है, T दे रखा है, तो W बराबर कितना हो जाएगा PT, 4 दूनी के 8, तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा जी 800 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर 800 आगे निकल के जी। यूनिट की संख्या कैसे निकालोगे, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। अब मान लो यहाँ पर दिन नहीं दिया है, तो आप दिन नहीं लिखोगे। वाट, ये फार्मूला न्यूमेरिकल बेस इससे बनते हैं, 18 में बना था, इस क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा, है ना। वाट गुणे घंटा गुणा दिन बटे 1000, सारी वैल्यू लगाओगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 न्यूटन। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दे रखा था। अगला न्यूमेरिकल्स इस प्रकार से दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बट क्या होता है कभी कभी पेपर में, हर साल कभी कभी नहीं, हर साल ऑब्जेक्टिव टाइम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो बच्चे ऑब्जेक्टिव को अगर समझे हुए होंगे आप लोग, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर हल करने में। आपको फार्मूला भले ही कितना याद हो, बट अगर आपने न्यूमेरिकल्स को साथ साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं की है,
तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। सो इस क्लास को पूरा देखना, इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर P बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 100, और V क्या है हमारे पास, V बराबर 200 वोल्ट 220 दे रखा है ना। 110 की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कितना हमारी शक्ति व्यय होगी। तो P बराबर हमने फॉर्मूला आपको बताया था V²/P। आप लोग अगर 10th क्लास पास करके आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा P बराबर V²/R। उसी क्लास में ये फार्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा। तो V की वैल्यू दे रखी है 220 का होल स्क्वायर बटे कितना P हमारे पास 100 दे रखा है। तो इस बेस से आप हमारा क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और जब इसका प्रतिरोध आ जाएगा ना, प्रतिरोध आते ही हम इसकी पावर निकाल लेंगे, P बराबर V²/R करके। तो यहाँ पर V हमारे पास यहाँ पर एक V है ना, तो इसको V² करोगे, इसका स्क्वायर बटे 484, क्योंकि इसका ओम दे रखा है। जब इसको काटोगे, कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 निकल के आ जाएगा। शॉर्ट वे में मैंने इसको सॉल्व कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है तो किन्हीं दो किनारों के बीच कितना यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले क्लास में, अगर नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इसका। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। ये क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या है, ये बन गया स्टूडेंट हमारा समबाहु त्रिभुज। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, एक समान होंगी। आपको ये भी पता होगा समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अब यहाँ पर 8 क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो R' = 8, 8 = 16 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये समांतर क्रम में हो जाएगा 16 और 8। तो 8 और 16 जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, 8 और 16, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/16। जब हम R' की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, 16/3 ओम आ जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि समांतर क्रम है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो भी दे रखा हो, 3 हो 4 हो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5। बस फार्मूले याद करना है और कुछ नहीं जी। चित्र में दिए गए, चित्र दे रखा है, चित्र में दिए गए परिपथ P और Q के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हमारा चित्र दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। आपको इसको अच्छे से याद करना है, रटना है एक प्रकार से कहें तो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। वो कोई नए क्वेश्चंस नहीं बनाता, नया क्वेश्चन कोई नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि ज्यों के त्यों क्वेश्चन एग्जामिनर रख देता है एग्जामिनेशन में। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। बिंदु P व Q के मध्य समांतर क्या है, वो समांतर क्रम में है। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/R आ जाएगा निकल के, है ना। तो इस प्रकार से R' = R/2। सिंपल सा क्वेश्चन से आपको विद इन सेकेंड में हल कर देना है। बिल्कुल सॉरी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप लोग सभी इसका आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा जी। फिर से यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो प्रतिरोध R और 2R के परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R और 2R के मध्य जो ऊष्मीय ऊर्जा उसकी उत्पन्न होगी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 2.4। याद कर लो इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में 0.4 एम्पियर की बैटरी हो
0.4 एम्पियर हो, जो धारा है उसकी आई बराबर आप बोल सकते हो कि 0.4 दे रखी है। तो हमसे बैटरी की टर्मिनलता वोल्टा पूछ रहा है, यानी कि बैटरी की कितनी वोल्टता होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको फॉर्मूला लगाओगे, V बराबर फार्मूला होता है E प्लस माइनस जो भी हो E माइनस आई आर, है ना, ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्व करके यहाँ ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4.2 क्या आएगा, 4.2। इसको रिपीट करा रहे हैं हम आपको, जिससे आपको आंसर तक याद हो जाए, बात सॉल्व करने की ज़रूरत तक नहीं पड़े। जी देख सकते हो ये क्वेश्चन दो साल लगातार एग्जाम में पूछा गया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिए गए चित्र में परिपथ के भाग में दर्शाई गई हो तो धारा आई का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट। 18 में आया है, 19 में आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अभी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आप लोग कौन सा नियम लगाओगे, इस क्वेश्चंस में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, किरचॉफ का संधि नियम। इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिए, है ना जी। इस प्रकार से यहाँ जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3.4। मैं बता रहा हूँ, इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। सॉल्यूशन न्यूमेरिकल पार्ट में कराएंगे, न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तब, ठीक है स्टूडेंट जी। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित की गई प्रवाहित हो रही है, विभवांतर VA माइनस VD का मान कितना होगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यार, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पेपर में आ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना आप लोग, है ना। मैं तो जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। कैसे आएगा, संतुलन अवस्था में बीट स्ट्रेन सेतु के लिए P अपॉन Q इज R अपॉन S। हम आपको जब बीट स्ट्रेन सेतु अगले पार्ट में कराएंगे तब ये फॉर्मूला वहाँ पर हम आपको सिद्ध कराएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो संतुलन अवस्था में जो स्थिति होती है वो कितना आ जाएगा निकल के, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी समान निकल के आ रही हैं। तो भाई 2/3 में से 2/3 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 निकल के आ जाएगा। आपको समझ सकते हो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन 2019 में बना हुआ था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यदि संतुलित विद्युत सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तो बैटरी से जोड़ने वाली सिरों के बीच कुल कितना प्रतिरोध होता है। तो ये क्वेश्चन दे सकते हो, 2019 में आया हुआ था, बट बच्चे इसमें बहक गए थे, किसी ने ये लगा दिया था, किसी ने ये लगा दिया था, सभी का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट। कैसे, आइए हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। क्या करना है आप लोगों को, ABCD के बीच कितना विभवांतर है, 2R, है ना। ABCD के बीच ये भी 2R है, मतलब 2R और 2R दोनों वैल्यू हमारे पास 2R और 2R की दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें थोड़े बहक गए थे, लेकिन आपको बहकना नहीं स्टूडेंट। A और B के बीच कितना प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R। तो 1/R' बराबर 1/2R प्लस 1/2R। इसको ऐड करोगे तो 2/2R हो जाएगा। इसी से काट दीजिए। जब आप इसको क्या करोगे, पलट दोगे तो R' बराबर R निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अपने दिमाग का यूज करना है जी। विभव मापी के प्रयोग में 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल E1/E2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के तार पर अभिक्षेप बिंदु 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। जब E2 वैद्युत वाहक बल वाली सेल की ध्रुवता उलट दी जाती है तब अभिक्षेप बिंदु 29 सेंटीमीटर पर होता है। E1/E2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, 3:1। देखिए सॉल्यूशन,
जब वैद्युत वाहक बल अर्थात सेल श्रेणी क्रम में होता है तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 × K। उनकी ध्रुवता उल्टी कर दी जाए, उल्टी का मतलब उसको घटा दिया जाए, E1 माइनस E2 बराबर 29 गुणा कैप K। फिर आप क्या करोगे, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दोगे। जब समीकरण 1 को आप 2 से भाग दोगे तो वहाँ पर निकल के आंसर आ जाएगा जी 58/29। तो आप बोल सकते हो E1/E2 इक्वल टू 3:1 का इसमें अनुपात है। तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। धातुओं में वैद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। यांत्रिकी घर्षण में समतुल्य स्थिति के में कौन सी राशि है? तो प्रतिरोध राशि होती है। समतुल्य वैद्युतिकी में कौन सी राशि है? प्रतिरोध। अगला है अनोमीय डायोड चालक का उदाहरण क्या है? अनोमीय डायोड क्या होता है? डायोड है ना। अनोमीय चालक क्या होता है? डायोड होता है। आप फिजिक्स को पढ़ोगे हमारे साथ तो हम आपको डायोड भी बताएंगे। ये लास्ट चैप्टर का दे दिया यहाँ पर जी। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। लंबाई पर अगर ऑप्शन दे रखा तो लंबाई लगाओगे, अगर मान लो दोनों दे रखे हैं तो आप दोनों लगाओगे। ताप पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर निर्भर नहीं करता है और सब पर निर्भर करता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या है? विद्युत रोधी है। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्लास में। अगर आप मेरी वीडियो वॉच करते हो रेगुलर तब आपको पता होगा इसके बारे में। एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकत्व का वर्णन पर निर्भर करता है। तो भाई इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हो, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर हो जाएगा राइट। हाँ हो सकता है इसमें ताप हो जाए, ताप इसमें होगा, सॉरी इसमें ताप होगा। फिर से ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये वाला 26वां क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16/3 ओम। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, फिर भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो मैं बार बार क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूँ इस क्लास में। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 है, आंतरिक प्रतिरोध 2 है, तो प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, बाह्य प्रतिरोध से। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा? टर्मिनल विभवांतर कहो या वोल्टता कहो, कितनी हो जाएगी? 4.2। इसमें वही फार्मूला लगेगा, V बराबर E माइनस IR वाला फार्मूला लगा दीजिए। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इम्पॉर्टेंट है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो मैं कहूँगा आप उसको सॉल्व ना करें, आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा दें, क्योंकि इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को रट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब इसको आप रटोगे तो इस प्रकार यहाँ पर याद कर लीजिए, जब भी कोई ऐसी आकृति दिखाई दे तो आप क्या करोगे? यह एक चीज़ मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और इसके सेंटर पर कितना 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आई ट्रिक जी। अगला है, एक सेल से ली गई धारा I और सेल की टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल वोल्ट V के बीच ग्राफ खींचा जाए तो कौन सा इनमें से ग्राफ हो जाएगा? ये वाला, ये ऑप्शन नंबर V। मान लीजिए ये हमारा V दे रखा है ना, और ये हमारी धारा I दे रखी है, तो इसकी जो टर्मिनल विभवांतर वाला ऑप्शन नंबर V हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहो या किरचॉफ का द्वितीय नियम कहो, वह होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर V यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी हम कुछ देर पश्चात आपको इसी क्लास में किरचॉफ का नियम भी बताएंगे, तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। निम्न चित्र में चालकों के एक जाल है, धाराओं का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान क्या हो सकता है? धारा I का मान यहाँ पर हो जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आपसे क्लास में लगातार हमारे साथ बने रहिए, है ना, जिससे आपको सभी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए।
सदिश और अदिश राशियाँ छाटी हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वैद्युत धारा, धारा घनत्व, विशिष्ट चालक, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो यहाँ पर कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है? सदिश। सदिश क्या होता है? जिसमें वाह है, वाह, जैसे विस्थापन है ना, ये सदिश राशि है। घनत्व, धारा घनत्व एक सदिश राशि है और सभी राशि जो हैं वो यहाँ पर अदिश हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हो? है ना, 14, 15, 16 और 19 में ये पूछा गया है। इसका मतलब 21 में भी ये आएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। वह सूक्ष्म औसत वेग, अनुगमन वेग क्या होता है? वह सूक्ष्म औसत वेग, वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराते हुए वाह्य क्षेत्र के प्रभाव में घन सिरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब घन सिरे की ओर बढ़े तो उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। आप इसे याद कर सकते हो इस तरीके से, है ना। फिर हमारा अगला क्या है? अगला है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के छाती काल का क्या अर्थ है? इनकी कोटि भी बताइए। तो आपको बता दें श्रांति काल क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि श्रांति काल से आप क्या समझते हो, इसको स्पष्ट कीजिए। किसी धातु चालक के भीतर धन आयनों के साथ यादृच्छिक संघट्ट करते रहते हैं। कहने का मतलब किसी धातु चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन धन आयनों के साथ यादृच्छिक माने अचानक संघट्ट करते रहते, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इस प्रकार की आकृति में वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन और घन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच मध्य लगे समय को शांति काल कहते हैं, है ना। टक्करों के मध्य लगे समय को शांति काल कहा जाता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है। 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है ये। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के शांति काल पर ताप पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यदि किसी चालक में ताप वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉन का शांति काल कम हो जाता है। यदि किसी का टेम्परेचर हम बढ़ा दें, T बराबर हम मान लीजिए 100 कर दें, तो उसकी जो वृद्धि होगी वो कम होने लगेगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो मैग्नीन का गलनांक बहुत उच्च होता है। इसकी प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम है। टेम्परेचर परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? लेस होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। 18 में क्वेश्चन पूछा गया था जी। फिर अगला है फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? फ्यूज तार SN, टिन और PB और लेड। मतलब SN होता है टिन और PB होता है लेड। टिन और लेड मिश्र धातु के फ्यूज तार बनाए जाते हैं। सूक्ष्म मानव शरीर का प्रतिरोध किस कोटि का होता है? तो सूक्ष्म मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁴ ओम का होता है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। ये समीकरण याद कर लीजिए, इस बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। RT बराबर R0 1 + αT, जहाँ अल्फा ताप गुणांक है। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। समान लंबाई के तारों के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/d², तब R1:R2। अब देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 का उल्टा करोगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4:1। सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है जी। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? किसी वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल सही क्यों नहीं मापा जा सकता?
या सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो? क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल को W कार्य करना पड़े तो ऊर्जा देनी पड़े, यानी कि कार्य करना पड़े, ऊर्जा देनी पड़े, बात एक ही है ना। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। E बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका W/Q। E का हो V का हो, बात एक ही है। V बराबर फार्मूला भी होता है W/Q, है ना। विद्युत वाहक बल नहीं होता है, वो होता है विभवांतर जी। तो इस प्रकार से आप यदि W जूल में और Q कूलाम में हो तो E का मान वोल्ट में प्राप्त होता है, ये आपको याद करना है जी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है, कुछ विस्तार से इसको सॉल्व बता देते हैं आपको। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है जी। तो सेल के विद्युत वाहक बल का सही मापन करने के लिए, इसको मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, परंतु वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है। इससे विद्युत वाहक बल का मान सही नहीं नापा जा सकता। एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, मतलब इसको मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, परंतु जो वोल्टमीटर इसमें मापा जाता है उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत नहीं होता है। इस कंडीशन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल कहना चाहिए करेक्ट नहीं मापा जा सकता। अगला है धारा घनत्व से आप क्या समझते हो? इसका MKS मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए और ये बताइए कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। करंट डेंसिटी किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक पर एक समान रूप से विस्तृत हो तब क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। देखिए आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये सब मैंने बोला ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि धारा, विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा उत्पन्न की जा सकती है उसे धारा घनत्व कहते हैं, ऐसे बोल दीजिए। इसका मात्रक MKS पद्धति में एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र A और T-2 है ना, AT-2। धारा घनत्व चालक के भीतर का किसी बिंदु का अभिलक्षणिक गुण है, ये एक सदिश राशि है। तो क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि धारा घनत्व कैसी राशि है, तो आप बता देना, वहाँ पर टिक कर सकते हो सदिश राशि है। धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा होती है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा दीजिए, मात्रक तथा विमीय सूत्र भी लिखिए। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है तथा इसका विमीय सूत्र M-1 L की पावर -3 T पावर 3 और A पावर 2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। चालकता पदार्थ का मान प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो?
किसी धातु के लिए वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त करें। 2010 में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस को मैं अपनी बुक से कराने वाला हूँ, अपनी कॉपी से कराने वाला हूँ, जो कॉपी भी मैंने अपनी तरफ से सॉल्व किया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाने की प्रैक्टिस की है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है, आइए समझते हैं कॉपी की लैंग्वेज में, जी मेरी लैंग्वेज में कहना चाहिए। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई चालक पदार्थ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने से जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वह आगे की ओर, अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को गतिशील कर देता है। तो वो जैसे ही अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर देता है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के जो वेलोसिटी होती है उसको अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसे वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप बोलो। फिर हमें क्या अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, ये आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो मेरे साथ, मेरी भाषा में, आसान भाषा है, काफ़ी की लैंग्वेज है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है जी। तो माना किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित की जा रही है तथा उसके क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, है ना, उत्पन्न हो रहा हो, तो क्या हम क्या करेंगे, ये लाइन आपको लिखना है डेरिवेशंस में जी। 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर NaVd। अब वो कहते हैं t सेकेंड में, तो NaVdt, n बराबर NaVd, और यहाँ पर t इंक्लूड कर दोगे। तो हमें निकालना क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होगा, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो धारा I बराबर NE/T होता है, और Q बराबर आप लगा सकते हो क्या, N × E। तो हमने इस प्रकार से यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो NE, N को आप Na लिख दीजिए, Ne का मान जी, यहाँ पर N का मान हमने लिखा है, तो N बराबर क्या है, NaVdt, जो हमारी ओरिजिनल कहना चाहिए N है, N बराबर NaVde, और आपके सामने NaVde × T। अब आपके सामने क्या दे रखा है, E दे रखा है, तो E, तो T से T काट दोगे, यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे इसके लिए, तो हमारे पास जो I की करेक्ट आंसर हो जाएगा, I मतलब धारा और अनुगमन वेग में संबंध का ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस बेस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। I बराबर NaVde, I बराबर NaVde जी। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाले, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, आपने सोचा, क्योंकि धारा घनत्व तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। जब आपको ये याद हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो आप कुछ समझ जाओगे, कहीं ना कहीं सर ने अच्छा बताया था। एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, J बराबर होता है I/A, ये मैंने करा दिया ऑलरेडी। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सो मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड कर लिया। हम क्या जानते हैं, J बराबर अभी हमने आपको बताया था I/A, बिल्कुल अभी बताया है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NaVde, I बराबर होता है फॉर्मूला NaVde, जो मैंने समीकरण 1 में अभी प्रूव कराया आप लोगों के लिए, तो मैंने वो यहाँ पर पुट कर दिया NaVde। अब आपको कहना J बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, J बराबर होता है I/A, I बराबर होता है NaVde, A से A को काट देना, तो J बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा NVDE। इस पर न्यूमेरिकल आता है, सो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर किरचॉफ का नियम का जी। तो किरचॉफ का नियम क्या है, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है, किरचॉफ का नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की दशा को प्राप्त कीजिए। तो ये हमारा किरचॉफ का नियम दे रखा है जी। तो किरचॉफ का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए विशेषकर ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जामिनर आएगा वाइवा लेने के लिए, वो भी क्लास 12 में, अगर वाइवा आपके कॉलेज में आता है एग्जामिनर वाइवा वाला,
तो वो आपसे पूछ सकता है किरचॉफ का नियम बताइए, पहला नियम बताइए, दूसरा नियम बताइए। सो ये आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम हम लोग आपको बताने वाले हैं। जटिल परिपथ का विश्लेषण करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1842 ईस्वी में दो नियम प्रस्तुत किए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम है प्रथम नियम, और प्रथम नियम को हम संधि नियम भी बोलते हैं। संधि मतलब जोड़ का नियम, क्योंकि इसमें सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप समझिए नियम के थ्रू। प्रथम नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। ये आपको याद करना, सिग्मा आई बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु, इस पर सभी धाराएं आकर मिल रही हैं, इनका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। ये भी कंडीशन अच्छी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। या I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला। तो ये पहला नियम भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। सो आप इसको याद कर लीजिए, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी बीजगणितीय धाराओं का योग शून्य होता, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूसरी ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन लगाओगे किस पर? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के नियम पर वो नियम आधारित होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। द्वितीय ऊर्जा पे होता है, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। द्वितीय नियम, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे आ सकता है? द्वितीय नियम मैं अपनी कॉपी से करा रहा हूँ, बुक में अच्छा नहीं दिया था, गेस्ट पेपर में है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कॉपी से करा दूँ, कॉपी में अच्छी लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी। द्वितीय नियम को हम परिपथ का नियम भी बोलते हैं और लूप का नियम भी बोलते हैं, या इसे वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान से सीखना, राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना जी। किसी क्लोज्ड मैश में उत्पन्न किसी क्लोज्ड मैश बंद पात्र, क्लोज्ड मैश का मतलब बंद पात्र, किसी क्लोज्ड मैश में उत्पन्न धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, मतलब धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफलों का योग उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आइए चित्र के माध्यम से आप इसे देख लीजिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये चित्र हो जाएगा, ये चित्र है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका चित्र हो जाएगा जी। ये क्या है? चित्र। इसमें I1 धारा जा रही है, इसमें हमारी I2 धारा जा रही है, और यहाँ पर क्या है, ये R1 दे रखा है, ये R2 रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड, इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड जी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो धारा जाएगी, दोनों धाराओं को जोड़ कर देंगे हम लोग, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर धारा हो जाएगी। आइए आप समझते हैं फर्स्ट मेश में क्या हो जाएगा। तो क्लोज मेश फर्स्ट में यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, उसमें उत्पन्न धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल, तो धारा I1 और प्रतिरोध R1 प्लस धारा नेगेटिव है ना, वो धारा नकारात्मक कहना चाहिए, नकारात्मक श्रेणी में जा रही है, तो माइनस का I2 R2, इसी प्रकार से E1 प्लस और माइनस का प्लस रहेगा और माइनस का E2 है। तो इस प्रकार आप दोनों को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर फाइनली क्या निकालोगे, ये हो जाएगा फाइनली I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेश के लिए। अब आ जाओ सेकेंड मेश के लिए। सेकेंड मेश में क्या करोगे, सेकेंड क्लॉज मेश में I2 R2 प्लस I1 प्लस R2
इंटू R3 बराबर E2, क्योंकि वहाँ पर E1 माइनस E2 दिया ही नहीं है, तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो, सिंपल वे है। I2 R2 प्लस I1 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू R2। तो इस प्रकार से हमने किरचॉफ के नियम आपको अच्छे से समझाए। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए किरचॉफ के नियम के लिए, है ना जी। अगला है आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श अमीटर का 0 होता है और यहाँ पर दे रखा है आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ही याद करने वाले क्वेश्चन से याद कर सकते हो जी। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम की भौतिक संरक्षण का, देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मैं बता रहा था, वही पूछा गया ये कि किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, क्रमशः धारा पर आधारित है ना, धारा यानी कि आवेश, बात तो वही है। और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया। धारामापी के दस्तांक फिगर ऑफ माउंट से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक भी लिखिए। धारामापी का दस्तांक, धारामापी में धारा I तथा संगत विक्षेपण को थीटा की अनुपात को क्या कहते हैं, दस्तांक कहते हैं। इसे K से दर्शाते हैं, K बराबर हो जाएगा I बटे थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर बटे भाग, मिली एम्पियर बटे भाग, ये इसका मात्रक हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बीट स्ट्रेन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्तें लिखिए। शर्तें क्या होती हैं, P बटे Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये इसकी शर्तें हो जाती हैं। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो अगर विश्वास नहीं है तो जी। विभवमापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है, क्योंकि विभवमापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में धारा का मान 0 हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है, अतः अनंत प्रतिरोध वाले आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, मैंने रिपीट करा दिया है। अगर समझ में नहीं आता वीडियो दोबारा उसे वॉच कर लीजिए। विभवमापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम यहाँ पर अच्छे से बताने वाले हैं जी। तो विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है, देखिए। विभवमापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने के लिए धारामापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभवमापी सुग्राही होता है। उस कंडीशन में यदि विभवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप बोल सकते हो जो सुग्रता होती है K बराबर B/L, ये होती है विभवमापी की प्रवणता। ठीक है, ये भी विभवमापी होता है। विभवमापी विभव की प्रवणता बोलते हैं, आप लोग उसको K से बोलते हैं, K बराबर B/L, ये फार्मूला होता है। इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे आगे, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। सो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। बी विभवमापी के तारों पर विभवांतर है तथा L विभवमापी के तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स।